जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपनी अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं भारत के रक्षा मंत्रालय से आई एक बड़ी अपडेट से। भारत के रक्षा मंत्रालय ने एक रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन को इशू किया है, जहां पर वो ऐसे इंटरेस्टेड वेंडर्स की तलाश में है जो कि स्वदेशी तौर पर 40 mm के जो एंटी ड्रोन एमुनिशन है, इनको मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत बना सके। ये एक महत्वपूर्ण कदम है भारत के डिफेंस कैपेबिलिटी को इन्हांस करने के लिए, और जो हमारा ज़्यादा निर्भरता रही है अभी तक इम्पोर्ट्स पे, उसको कम करने के लिए। और इसीलिए अब भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऐसे जो कंपनीज हैं उनकी तलाश की जा रही है जो इस प्रकार के एमुनिशन का निर्माण कर सकें। अब अगर हम रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन की बात करें, तो यहाँ पर डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी डिफेंस पीएसयू और प्राइवेट वेंडर्स को इनवाइट किया गया है, और जो इस म्यूनिशन का निर्माण कर सकते हैं, इंटरेस्टेड है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली रिक्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ पर 40 mm के जो एंटी ड्रोन एमुनिशन है, जो कि मौजूदा 40 mm L70 गन्स के साथ कंपैटिबल होंगे, उनके निर्माण की बात की गई है। और मुख्यतः इन एमुनिशंस का जो इस्तेमाल है वो ड्रोन थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने में किया जाएगा। और आपको पता ही है कि मॉडर्न वॉरफेयर में जो ड्रोन थ्रेट है ये कितनी ज़्यादा गंभीर होती जा रही हैं, और एक के बाद एक जो एडवांस ड्रोन है इनका निर्माण होता जा रहा है। तो ऐसे में इनसे सुरक्षा भी हमारा प्राथमिक दायित्व बन जाता है। और इसी क्रम में जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उनके तरफ से जो रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है वो एंटी ड्रोन एमुनिशन को लेकर रिलीज करी गई है। जैसा कि आपको पता है, हाल ही में एडिशनल 100 K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल हॉविट्जर्स की खरीद को मंजूरी दी गई है। और इसी क्रम में हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय थल सेना से आ रही है, जहां पर भारतीय थल सेना ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अपने सेकेंड बैच जो कि एडिशनल 100 K9 वज्र हॉविट्जर्स का होने वाला है, इसके लिए जर्मन M2U जो कि 1000 हॉर्स पावर के डीजल इंजन है, इनके साथ जाएगी और इनको यूज करेगी। ये चॉइस इसलिए भी सामने आई है क्योंकि भारतीय थल सेना का जो भरोसा है वो इन रिलायबल और प्रूवन इंजन्स पे काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, और इनकी परफॉर्मेंस ने भी भारतीय थल सेना को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस किया है। और यही कारण है कि ये जो MTU इंजन है 1000 हॉर्स पावर के, ये हमें K9 वज्र के सेकेंड बैच में देखने को मिलेंगे। K9 वज्र की बात करें तो ये साउथ कोरियन K9 थंडर का एक इंडियन वेरिएंट है, जो कि लार्सन टुब्रो के द्वारा बनाया जाता है अंडर लाइसेंस। और जो पहला बैच है 100 K9 वज्र का, ये ऑलरेडी भारतीय थल सेना की सर्विस में इंडक्ट किया जा चुका है, और वो भी MTU इंजन के साथ ही हैं, जिन्होंने अपनी इफेक्टिवनेस को प्रदर्शित किया है अलग अलग टेरेन में, और दिखाया है कि ये इंजन कितने रिलायबल और कितने प्रूवन है। और यही कारण है कि सबसे बड़ी जो चीज़ हमें इस प्रोग्राम में नहीं देखने को मिल रही है कि फिलहाल तो एक नए इंजन की तलाश की जा रही थी, और अवेलेबिलिटी की बात करें नए इंजन की, तो हमें जो STX SMV 1000 इंजन है ये अवेलेबल था, लेकिन फिर भी जो जर्मन MTU इंजन है इनको प्राथमिकता दी गई है। भारतीय थल सेना का टारगेट ये है कि तकरीबन 300 K9 वज्र हॉविट्जर्स की जो फ्लीट है उसको मेंटेन करना है, ताकि जो करंट थ्रेट सिनेरियोज है उनको काउंटर किया जा सके इफेक्टिवली। जैसा कि आप सबको पता है कि अस्त्र सीरीज की जो एयर टू एयर मिसाइल है, ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होती जा रही हैं, और ये एक तरफ हमारी आत्मनिर्भरता का प्रमाण तो दे ही रही है, लेकिन ये हमारी ताकत को भी कई गुना ज़्यादा बढ़ा रही हैं। इस क्रम में हमने अस्त्र मार्क 1 को देखा, अस्त्र मार्क 2 के टेस्ट को देखा, लेकिन अस्त्र मार्क 3 को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जो ये साबित करती है कि अस्त्र मार्क 3 मीटियोर जैसे मिसाइल से कहीं ज़्यादा एडवांस होने वाली है। और हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, इसको लेकर कुछ रिसेंट डेटा सामने आए हैं जो इस चीज़ का प्रमाण देते हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ये क्लियर कर दिया है कि ये मिसाइल काफ़ी फॉर्मिडेबल होने वाली है। और रिसेंट डेटा जो सामने आए हैं उसमें ये पता चला है कि अस्त्र मार्क 3 जो है ये 20% हायर रेंज स्पेसिफिक इम्पल्स जो है वो बोस्ट करती है, अगर आप इसको यूरोपियन मिसाइल से कंपेयर करते हैं या यूरोपियन मीटियोर मिसाइल से कंपेयर करते हैं, जिसका सीधा मतलब ये है कि ये ज़्यादा स्पीड को प्राप्त कर सकती है। अब अगर हम रैमजेट स्पेसिफिक इम्पल्स की बात करें, तो ये बेसिकली जो थ्रस्ट रिलेटिव टू फ्यूल कंजम्पशन है इन टर्म्स ऑफ propulsion सिस्टम, उसको उसकी एफिशिएंसी को ये मेज़र करती है, जिसका सीधा मतलब ये है कि इसका सीधा प्रभाव हमें मिसाइल की वेलोसिटी पर देखने को मिलता है। अब इसमें अगर हम 20% इंक्रीज़ की बात करें, तो यहाँ पर क्लेम किया जा रहा है कि इसकी जो 20% चीज़ें ज़्यादा है मीटियोर की तुलना में, उसका सीधा मतलब ये है कि मीटियोर हाई स्पीड को प्राप्त कर सकती है लंबे समय तक, जिसका मतलब ये है कि जो लॉन्ग रेंज इंगेजमेंट है उसमें ये मिसाइल काफ़ी इफेक्टिव वे में परफॉर्म कर सकती है। भारत इस समय बेसिकली इस मिसाइल पर काम कर रहा है, और ये मिसाइल इस समय युद्ध स्तर पर तैयार की जा रही है, और आने वाले भविष्य में भारत के जितने भी फ्रंट लाइन फाइटर्स हैं उस पर ये देखने को मिलने वाली है। हमारी अगली बड़ी अपडेट एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट यानी ADE से आ रही है। ADE जो कि DRDO की एक संस्था है, इनके तरफ से एक बहुत बड़ी तैयारी की जा रही है, और ये तैयारी नहीं, आप इसको एक माइलस्टोन कह सकते हैं। और ये माइलस्टोन होने वाला है आर्चर NG की पहली उड़ान। जी हाँ, आर्चर NG जो कि हमारा एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एरर व्हीकल है, इसकी पहली उड़ान की तैयारी की जा रही है।
अगर हम टरमैक मीडिया हाउस की बात करें, तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स में कंफर्म कर दिया है कि जो हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल है यूएवी के, ये सक्सेसफुली कंप्लीट किए जा चुके हैं, जिसका सीधा मतलब ये है कि अब इसकी पहली उड़ान का जो मार्ग है, वो प्रशस्त हो चुका है। मिलिट्री सोर्सेज ने टरमैक मीडिया हाउस से बात करते हुए कंफर्म कर दिया है कि इस समय एफर्ट्स पूरे लगाए जा रहे हैं कि आर्चर एनजी की जो पहली उड़ान है, ये एरो इंडिया 2025 के शुरू होने से पहले ही पूरा कर लिया जाए, जो कि 10 फरवरी को शेड्यूल किया गया है। यदि आसान शब्दों में हम बात करें, तो ये जो चीज़ें हैं वो हमें युद्ध स्तर पर आगे बढ़ती दिखाई पड़ रही हैं। इन केस अगर ये चीज़ें चैलेंजिंग लगती हैं और पहली उड़ान को एरो इंडिया 2025 के पहले पूरा नहीं किया जा पाता है, तो फिर मार्च में डेफिनेटली जो पहली उड़ान है वो हमें देखने को मिल जाएगी। आर्चर इंजन की बात करें, तो ये एक सिंगल इंजन ट्विन बूम कॉन्फ़िगरेशन में होने वाला अनमैन्ड व्हीकल है, जिसका ऑल ऑफ वेट 1700 किलोग्राम होने वाला है। ये अपने साथ 400 किलोग्राम तक के पेलोड को कैरी कर सकता है। ये एक वर्सेटाइल प्लेटफ़ॉर्म होगा जो कि आर्म्ड मिशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। और यहाँ पर जो बहुत सारे नए हथियार, एवियोनिक्स और सॉफ्टवेयर्स हैं, वो हमें देखने को मिलते हैं, जिसके चलते ये ड्रोन काफ़ी ज़्यादा घातक बन जाएगा। हाल ही में आप सबने एक रिपोर्ट सुनी होगी जहाँ पर जीकैप प्रोग्राम यानी ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम के अंतर्गत भारत को इनवाइट किए जाने की बात की गई थी, जिसमें यूके, जापान और इटली जैसे जो देश हैं वो शामिल हैं। लेकिन अब यहाँ पर स्पष्ट हो चुका है कि भारत इस प्रकार के किसी प्रोग्राम को ज्वाइन नहीं करेगा और जो सिक्स जनरेशन प्रोग्राम को ज्वाइन करने की संभावनाएं हैं वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, क्योंकि इस समय भारत का रक्षा मंत्रालय और भारत के डीआरडीओ है, ये अपने खुद के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को प्राथमिकता दे रहे हैं। और सोर्सेज की तरफ से ये भी कहा गया है कि जब तक एमका प्रोग्राम वास्तविकता का रूप नहीं ले लेता, कोई एक्सटर्नल प्रोग्राम भारतीय वायुसेना की तरफ से ज्वाइन नहीं किया जाएगा जो अंडर डेवलपमेंट हो। क्योंकि जीकैप के भविष्य को लेकर अभी भी प्रश्न चिन्ह बने हुए हैं कि इसका प्रोग्राम किस तरह से आगे बढ़ेगा, और ऐसे में हम एमका से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। दरअसल एमका को लेकर डीआरडीओ ने पहले ही कह दिया है कि 2035 तक ये प्रोडक्शन में आ जाएंगे, और उसके बाद इसमें 2040 तक आपको सिक्स जनरेशन कुछ कैपेबिलिटीज भी देखने को मिल जाएंगी, और आगे चल के हम खुद का जो एयरक्राफ्ट है ये विकसित कर सकते हैं। क्योंकि जीकैप जैसे एयरक्राफ्ट है, इनके लिए भी टाइमलाइन 2035 से 40 की रखी गई है, तो ऐसे में डीआरडीओ के लिए ये चीज़ें सेंस भी नहीं बना रही हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट F-35 वर्सेस Su-57 फैलन को लेकर के है। आप सबको याद होगा एरो इंडिया 2023 में F-35 की अपीयरेंस ने सबको चौंका दिया था और एक्साइटमेंट लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। और अब मीडिया सोर्सेज में ये बातें सामने आ रही हैं कि रशिया भी अपने Su-57 फैलन को लेकर भारत पहुंच सकता है, और F-35 की भी एक बार फिर से भारत में एंट्री होने वाली है। और अगर ऐसा होता है तो ये रशिया के लिए काफ़ी बड़ी बात होगी, क्योंकि रशिया जो कि लगातार भारत को Su-57 पिच कर रहा है और वो इस समय हर बड़े एयर शोज़ को अटेंड कर रहे हैं। तो ऐसे में एरो इंडिया को मिस करना उनके लिए बिल्कुल भी इस समय सेंस नहीं बनाता, और इसीलिए जो रिपोर्ट्स हैं उसमें ये चीज़ इंगित की जा रही है कि रशिया की जो अपीयरेंस है Su-57 फैलन के साथ, वो हमें देखने को मिल सकती है। और इसके अंतर्गत भारत के जो पायलट्स हैं उनको भी यहाँ पर एक इनसाइट दी जाएगी इस एयरक्राफ्ट के बारे में, और जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है भारत के साथ शेयर करी जाएंगी। आपको बता दें कि रशिया ऑलरेडी भारत को Su-57 फैलन का जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील का ऑफर है वो दे चुका है, जहाँ पर 60 से 80 की संख्या में जो एयरक्राफ्ट है वो ऑफर किए गए हैं। और उनका दावा है कि ये मौजूदा राफेल जैसे एयरक्राफ्ट की तुलना में सस्ता भी होगा, और भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए वो इसका ट्विन सीट वेरिएंट भी डेवलप करने के लिए तैयार है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।